नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज आई के पीसेस पर। तो दोस्तों, आज से हम अपने प्यारे से भूगोल सब्जेक्ट को कवर करते हुए एनसीईआरटी कक्षा 6 से शुरुआत करेंगे और कक्षा 12 तक डिस्कस करेंगे। हर एक क्लास में एक या दो चैप्टर हर एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आइए ज़्यादा बातचीत न करते हुए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। शानदार क्लास होने वाली है, जिसने अभी तक अपने मेरे बड़े भाई ने, छोटे भाई ने, बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान, पृथ्वी हमारा आवास, कक्षा 6 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक है और एनसीईआरटी फुल्ली एनसीईआरटी किताब है। तो इसे डिस्कस करने जा रहे हैं हम। तो आइए शुरुआत करते हैं। विषय सूची सुन, ध्यान से देखेंगे विषय सूची क्या है। हम डिस्कस करेंगे सौर मंडल में पृथ्वी, बिल्कुल स्टार्टिंग से सौर मंडल में पृथ्वी, सौर मंडल से स्टार्टिंग करेंगे और आखिर तक जाएंगे हम। तो सौर मंडल में पृथ्वी पहला चैप्टर रहेगा, दूसरा रहेगा ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, तीसरा रहेगा पृथ्वी गतियां, चौथा मानचित्र और पांचवा रहेगा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, हमारा देश भारत, भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इस तरह से हम डिस्कस करेंगे। पहले हमारे आती है भारत का संविधान, उद्देशिका को डिस्कस करेंगे। उद्देशिका क्या कहती है? हमारे संविधान की उद्देशिका हमारे संविधान में कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कितने न्याय की बात कर रहा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी 3 प्रकार के न्याय की बात की जा रही है प्रस्तावना में। और पूरी शक्ति किसमें? हम भारत के लोग, भारत की जनता में पूरी शक्ति जो है, संविधान की पूरी शक्ति किसमें? जनता में, जनता में निहित है। आगे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है हमें संविधान में। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समता है प्रतिष्ठा और अवसर की। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए 2 प्रकार की बंधुता होगी, राष्ट्र की एकता और अखंडता। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, इस तारीख का जिक्र किया गया है संविधान में, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कब कब इसमें संशोधन हुआ उसे भी देख लेंगे जरा। अरे क्या हो गया? पहला संशोधन इसमें प्रस्तावना का हुआ तो संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 3/1/1977 में हुआ था। इसमें क्या हुआ? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित, यानी कि प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 3/1/77 से राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। दूसरा क्या है? इसे ऊपर से देखेंगे, ऊपर से पता चलेगा कौन कौन है। पहला ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य, इसके स्थान ये बदला किसके स्थान जो वहां दे रखा था। आगे बात करते हैं हम भारत का संविधान। भारत के संविधान में हमें क्या दिए गए हैं? 4 क्या में 11 मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। 4 क्या में नागरिकों के मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51 के मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे
और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उन आदर्शों को हृदय में संजोए उन आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। चौथा, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। कहने का मतलब, अगर आपातकालीन स्थिति में अगर आपको बुलाया जा लगे सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, तो आप मना नहीं कर सकते, मनाही नहीं कर सकते कि हम देश के लिए न्यौछावर नहीं होंगे। तो भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, यानी कि सभी भाई बहनों में समरसता और समान भाई बहन की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। तीसरा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। आठवां, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति में सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन, जहां से भी ज्ञान अर्जन किया जा सके वहां ज्ञान अर्जन करें। मानववाद बढ़ाए, दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, और अगर जिस क्षेत्र में हो आप, उस क्षेत्र में और ज्यादा की सुधार की भावना का विकास करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस संविधान की कुछ बातें थी इसमें। अब बात करते हैं हम पहला चैप्टर, सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमारा ये सौरमंडल दिखाई देता है इधर, और सौरमंडल में पृथ्वी दिखाई देती है आपको। तो सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति देखेंगे कौन सी है। तो दोस्तों, पहला तो हो जाएगा आपका, पहला ग्रह हो जाएगा, पहली कक्षा देखो, पहली कक्षा सूर्य के पास में बिल्कुल बुध, पहली कक्षा में बुध है, दूसरी में है शुक्र, तीसरी में पृथ्वी, चौथी में मंगल, पांचवें में बृहस्पति, छठे में शनि, सातवें में नेपच्यून, नहीं हाँ, आठवें में यूरेनस, और ये प्लूटो बात करता है। ये तो अपनी निश्चित कक्षा ही नहीं है इसकी, तो ये क्या हो गया आपका क्षुद्र ग्रह है। तो बात करें हम सौरमंडल में पृथ्वी, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, एक एक पॉइंट को अपने हृदय में समझाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही काम आने वाली है आपके लिए। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है, आप उनकी गणना नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि जब सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त के बाद आकाश हमें देखने के लिए कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले, यानी जब सूर्यास्त होता है तो पहले पहले शुरुआत में 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, उनकी संख्या बढ़ जाती है। असंख्य तारे आसमान में चमकने लगते हैं और आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, यानी कि पूरा आकाश या पूरा अंतरिक्ष छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट
अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। अगर आप सबको देखेंगे तो उनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ टिमटिमाहट अन्य से अलग। इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से क्या है, अलग है। कोई किसी प्रकार टिमटिमा रहा है, कोई किसी प्रकार टिमटिमाता है, सब अलग अलग प्रकार से टिमटिमाते हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। अब क्या कहने का मतलब, आपने चंद्रमा को भी देखा होगा। चंद्रमा क्या होता है, हर दिन अलग अलग स्थिति में और अलग अलग प्रकाश चमकता है। कभी उंगली भर छोटा, उससे बड़ा बड़ा बड़ा, धीरे 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 धीरे। एक दिन केवल पूर्णिमा के दिन पूरा चमकता है, और एक दिन ऐसा भी आता है अमावस्या के दिन जब बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, यानी काली रात हो जाती है। तो 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि जब अंधेरी रात होती है तो उसमें तारे ही तारे चमकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्यों नहीं देख पाते, बताइए आप। इन छोटी सभी वस्तुओं को हम दिन के समय में क्यों नहीं देख पाते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्यों नहीं देख पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती है। क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। कुछ जो खगोलीय पिंड हैं वो क्या होते हैं, बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं, जो गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी क्या है, एक तारा है। अब आइए क्रियाकलाप करें। आओ कुछ करके सीखें। आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च, एक सादा कागज, पेंसिल तथा एक सुई। चरण 1, कागज के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज से सटा रहे। ठीक है। अब टॉर्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचे। कागज पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छिद्र करें, यानी कि जितने बड़े में हमने सर्किल बनाया बैटरी के चारों ओर, अब उसमें अंदर छोटे छोटे छिद्र करें सुई से। अब कागज के छिद्रित वृत्तीय भाग को, जिसमें छेद करा हमने, उस भाग को कांच पर सामने की तरफ रखें तथा टॉर्च के चारों ओर कागज को लपेटकर रबर बैंड लगा दें। ध्यान रखें कि टॉर्च की स्विच कागज के बाहर रहे। स्विच जो है कागज के बाहर रहे। अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुंह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं। दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें। अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालें। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब, ये क्रियाकलाप हमें क्या समझा रहा है कि जो असंख्य तारे होते हैं वो रात्रि में चमकते हैं, ना कि दिन में। क्योंकि जब प्रकाश घना होगा तो उन छोटे छोटे जो छिद्र थे वे प्रकाश के, वे थोड़े चमकेंगे लाइट के, फिर तो वो उस बड़ी बत्ती की लाइट चमकेगी। इसी प्रकार से
तारों की अपेक्षा सूर्य का प्रकाश ज्यादा होता है। तो सूर्य के प्रकाश के कारण दिन में हमें तारे नहीं दिखाई देते, परंतु आकाश में तारे दिन में भी होते हैं। आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे अदृश्य हो जाते हैं, सूर्यास्त के बाद अदृश्य हो जाते हैं। ये था क्रियाकलाप। आइए आगे बात करते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के कारण सूर्य के समान ही है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। आपने तो बिल्कुल भली भांति देखा होगा कि जब हवाई जहाज आपके सिर के ऊपर से जाता है तो बहुत छोटा दिखाई देता है, वास्तव में इतना छोटा थोड़ी होता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि, सप्त माने सात, ऋषि माने संत, यह 7 तारों का समूह है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों, नक्षत्रों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। देखें जरा 1.1 को। यह है हमारा उत्तर दिशा। अगर इन 7 तारों में से किन्हीं दो यानी तारों से होती हुई एक सीधी एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो ये क्या जाएगी, उत्तर दिशा में वो स्थित ध्रुव तारे की ओर जाएगी और ध्रुव तारे को इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। कुछ रोचक तथ्य। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। आगे बात करते हैं। ये क्या है, हमारे सौरमंडल का चित्र है। बीच में क्या है, सूर्य है, सूर्य के बाद बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद है मंगल और बृहस्पति के बाद बीच में क्या है, क्षुद्र ग्रह पट्टिका है, क्षुद्र ग्रह पट्टिका है। फिर उसके बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है, शनि के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून है। ये सब इस प्रकार से हमारे दिए गए हैं। आगे बात करते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं उसमें प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। सौरमंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर
परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। जिसका मुख्य क्या है? सूर्य है। सूर्य 8 ग्रहों, उपग्रहों, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है। सूर्य करता है। अब बात करें हम सूर्य की, तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह सूर्य, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्वेड अस नट्स। माई से हो गया, क्या हो गया माई से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मंगल, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UV 313 सिरस तथा प्लूटो पौने ग्रह कहे जा सकते हैं। क्यों कहे जाते हैं? ये निश्चित कक्षा में चक्कर नहीं लगाते। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, अब थोड़ा रोचक तथ्य और जानेंगे। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण या पृथ्वी का अध्ययन। यह 2 शब्दों ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिनमें जी शब्द का अर्थ पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ लिखना अर्थात अध्ययन करना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। जियो माना होता है पृथ्वी, लॉजी माने अध्ययन करना, जियोलॉजी माने पृथ्वी का अध्ययन करना। जियो माने पृथ्वी, मैट्री माने मापन, जियोमेट्री मतलब पृथ्वी का मापन। जियोआइड मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप। पृथ्वी के आकार के अनुरूप पृथ्वी कैसी है? ध्रुव पर चपटी और इस प्रकार की पृथ्वी है। जियोआइड मतलब भूमि के समान। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। तो दोस्तों आज हम अपनी इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आगे भी हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में आज बताइएगा आप कि हमें क्लास अच्छी लगी। कंटिन्यू इसे कीजिए तो हम कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपने टारगेट को अचीव